चलो भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा का हमें ये तो पता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे स्टैटिस्टिक्स की इंक्वायरी का, स्टैटिस्टिक्स के कंक्लूजन निकालने का। तो इसमें होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अब अगर मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स है जो मेरा प्रॉब्लम या फिर जिस चीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके लिए। तो जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है स्टडी में कर रहा हूँ तो उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो उसी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा के साइंटिफिक या सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता करना है कि कौन सा कोड जो है वो बहुत पॉपुलर है हमारे स्कूल में, तो हम लोग क्लासमेट से भी पूछ सकते हैं, हम लोग उनसे सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं। क्वेश्चनर मतलब वो पेजेस दे देना जो तुम गूगल फॉर्म्स भरते हो जनरली, वैसा टाइप का क्वेश्चनर मतलब पेज में हो जाएगा। इंटरव्यू कर सकते हैं। मेन एम ये है कि भाई एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकें। डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि भाई इंफॉर्मेशन का ओरिजिन ही प्राइमरी सोर्स से आता है कि ट्रू इन्फॉर्मेशन वहां से ही मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है अगर कोई पैराग्लाइडिंग ऐसा कुछ किया तो मैंने कैसा फील किया, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो प्राइमरी सोर्स है, और वही तुम पहले मैम से पूछ रहे हो जिनको भी मेरे वजह से पता चला कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो प्राइमरी सोर्स बेसिकली क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द ओरिजिन ओनली, कि भाई ओरिजिन फ्रॉम विच द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप वहां पे कलेक्ट कर रहे हो। अब जो इन्फॉर्मेशन तुम पहले आपसे पूछोगे तो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है, पहली बार आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली बाय द रिसर्चर या तो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अब बड़े बड़े काम में तो तुम लोग एक जन को जाके नहीं पूछोगे ना, तो तुम लोग क्या करोगे? रिसर्चर्स या इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करोगे, वो लोग तुम्हारे फेवर में जाके पूछेंगे, तो इसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ये जो है ये फर्स्ट हैंड डेटा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और बहुत ज्यादा रिलायबल है कोई भी चीज को स्टडी करने के लिए। समझ लो कि टीचर को पता करना है कि भाई नया टीचिंग मेथड क्लास में कैसा है, तो टीचर को जो है पर्सनली बच्चों से जाके पूछना चाहिए, या तो एक छोटा सा क्वेश्चनर बांट देना चाहिए, गूगल फॉर्म भरवाते ना, मिड गूगल फॉर्म ऐसा होता है ये तुम्हारे में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको डायरेक्टली स्टूडेंट से लिया गया है, इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, और ये जो है सोर्स से हमें फ्रेश और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि भाई रेफर टू द ओरिजिन फ्रॉम व्हिच एन इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन ऑलरेडी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड पब्लिश्ड बाय समवन एल्स, यानी कि ऑलरेडी वो डेटा किसी ने कलेक्ट कर लिया है। अब नॉर्मल सेंस में पहले वाला एग्जांपल चल गया, यहाँ पे जो है ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में से तुम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर में से जो डेटा तुम कलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो डेटा ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने जाके साइट पे से कलेक्ट किया है, उसको प्रोसेस करके पब्लिश कर दिया है। तो ऐसी जगह से तुम डेटा ले रहे हो कि न्यूज़पेपर से रिसर्च कर रहे हो तुम अगर, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स होता है। इस केस में रिसर्चर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यूज नहीं करता, डायरेक्टली एक्चुअली कलेक्ट नहीं करता है, वो यूज करता है ऐसे डेटा को जो ऑलरेडी बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में अवेलेबल है। ये डेटा सेकंड हैंड है क्योंकि रिसर्चर खुद पर्सनली इन सारी चीजों को गैदर नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेकेंडरी सोर्स के अंदर आते हैं। ये ध्यान रखना, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स है, बुक्स है, जर्नल्स है। तो अगर किसी टीचर को जानना है पासिंग परसेंटेज स्कूल का पिछले एकेडमिक ईयर में, तो वो टीचर सिंपली वो स्कूल का पब्लिश एनुअल रिपोर्ट देखेगी, ना कि पिछले साल के स्टूडेंट के पास जाके पूछेगी। तो अगर वो जो पब्लिश एनुअल रिपोर्ट वो रीड कर रही है ना, तो वो क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। ओरिजिन के हिसाब से भी दो तरीके के सोर्स होते हैं कि बेस्ड ऑन द ओरिजिन डेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा कलेक्ट हुआ है खुद के ही रिकॉर्ड और खुद के रिपोर्ट और रिकॉर्ड से, तो इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा है, यानी कि डेटा मैंने कलेक्ट किया है मेरे ही इधर के सोर्स से, तो उसको इंटरनल डेटा बोल सकते हैं। जैसे कोई कंपनी में इंटरनल डेटा जो है वो उन्हीं के बुक में से प्रॉफिट एंड लॉस के, सेल्स का, प्रोडक्शन का, वेजेस का वो कलेक्ट कर सकते हैं। पर एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेरे टीचर से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, किसका कितना टेस्ट में कितना मार्क्स था, किसके ओरल में कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ये क्या है? पर अगर मैं बाहर से पता कर रहा हूँ कि कौन सी रेफरेंस बुक लोग यूज कर रहे हैं, फिर मैंने कौन सी रेफरेंस बुक ले ली यूज करने के लिए, तो वो क्या एक्सटर्नल सोर्स है। और वहाँ के डेटा को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेटा भी बोलते हैं। जैसे टूर और ट्रैवल कंपनी है तो उसका इन्फॉर्मेशन यूपी टूरिज्म पे मिल रहा है, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, तो वो क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा है। उनके इंस्टीट्यूट के, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा ले रहे हो तो एक्सटर्नल सोर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट, सर्वे। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जिसने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करवाई है, जो चीजों को पता कर रहा है, जो डेटा कलेक्ट करने के लिए उत्सुक है और जो कंडक्ट कर रहा है सब कुछ, वो क्या है? इन्वेस्टिगेटर है।
अब इन्वेस्टिगेटर को लोगों की तो मदद लगेगी, अकेला तो हर जगह तक जा नहीं पाएगा। तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो जिन लोगों की मदद लेता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, अपना इंक्वायरी करने के लिए, उसको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर्स के मतलब जो सर्टेन पर्सन जो डेटा कलेक्ट करने में मदद कर रहे हैं उसको एन्यूमरेटर बोला जाता है। फिर आता है रिस्पोंडेंट, जिन लोगों से डेटा कलेक्ट हुआ है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, तुम लोगों के मार्क्स जो है स्कूल में कितने आए थे, तो मैं खुद नहीं आया, मैंने क्या कर दिया कि मैंने समझ लो कि सोनाली मैम को भेज दिया तुम्हारे पास में, तो मैं कौन हूँ? इन्वेस्टिगेटर। वो मैम कौन है? एन्यूमरेटर। तुम लोग क्या हो? रिस्पोंडेंट। यानी कि तुम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन तुम ही लोगों से कलेक्ट हुई है, तो तुमको रिस्पोंडेंट बोलेंगे। और सर्वे क्या है? सर्वे ही तो मेथड है जिसमें मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो पर्पस क्या होता है सर्वे का, कि डेटा को कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिस्क्राइब करें, जैसे प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस, पॉपुलैरिटी, ऑनेस्टी एटसेट्रा। सर्वे हम लोग कैसे कंडक्ट करते हैं? क्वेश्चंस पूछ के कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ कैंडिडेट्स से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो, अब सोर्स के हिसाब से डेटा भी है, प्राइमरी सोर्स से जो डेटा आएगा प्राइमरी डेटा आएगा, सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा आएगा वो सेकेंडरी डेटा आएगा। तो प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो ओरिजिनली इन्वेस्टिगेटर या कोई एजेंसी जो है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम और कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जिस सोर्स से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया प्राइमरी सोर्स है, ये डेटा बहुत ओरिजिनल कैरेक्टर का होता है क्योंकि पहली बार कलेक्ट हुआ है, तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और इसको हम ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं। और ठीक है, एग्जांपल देखा, सेकेंडरी डेटा क्या है? जो मैंने खुद कलेक्ट नहीं किया है, मैंने पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से क्या किया है, डेटा को लिया है। पब्लिश सोर्स यानी जो ऑन पेपर्स है, अनपब्लिश सोर्स यानी माउथ वर्डिंग्स, किसी और ने अगर कोई इंसिडेंट देखा है तो पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया है, मैंने खुद डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया, इन जगह से कलेक्ट किया, तो इसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, इसको सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता क्योंकि इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करके नहीं आ रहा है, वो बेसिकली किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था और उससे इस डेटा को ले रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सेकेंडरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा या तो पब्लिश सोर्स या तो कोई दूसरे सोर्स से तुम क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, कोई वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इसमें टाइम और कॉस्ट बहुत बचता है। प्राइमरी डेटा को खुद जाके कलेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट और पर्सन के लिए भी। भाई एक जन को जाके पूछना पड़ता है। अब सेकेंडरी डेटा वेबसाइट में से एक आदमी ढूंढ लेगा अलग अलग जगह का, पर एक्चुअल में जाके अलग अलग जगह पे डेटा कलेक्ट करना है तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और पर्सन के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे जो इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, तो वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है कोई भी रिसर्च के लिए। तो प्राइमरी डेटा जो होता है ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट होता है, वो पब्लिश हो गया अगर, और पब्लिश सोर्स किसी ने यूज किया तो वो उनके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर खुद देता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं देता है, दूसरी जगह से कलेक्ट करता है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो खुद जाके कोई एजेंसी या कोई पर्सन खुद जाके कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड है और वो किसी बंदों ने, किसी एजेंसी ने प्रोसेस करके ऑलरेडी यूज के लिए रखा है। टाइम फैक्टर की बात करूं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कम समय लगता है। कॉस्ट फैक्टर की बात करूं तो प्राइमरी डेटा में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक एक जन को जगह पे जा जाके सब कुछ पता करना है, तो बहुत ज्यादा खर्चा है। पर सेकेंडरी डेटा सस्ता होता है क्योंकि पब्लिश या पब्लिश मटेरियल से पता करना है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बुक खरीदूंगा, इन्फॉर्मेशन मिल गई, बुक का ही खर्चा करूंगा बस। पर प्राइमरी में ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। फिर इन्यूमरेटर अपॉइंट करूंगा तो फ्री में थोड़ी कोई करके देगा, तो उसका भी खर्चा है। रिलायबल कौन सा है, तो डेफिनेटली प्राइमरी डेटा ही जो है ज्यादा रिलायबल है क्योंकि खुद ही हमने कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डेटा कम रिलायबल है क्योंकि किसी और ने वो कलेक्ट किया है और हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग वो कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता, तो वो कम रिलायबल होता है। फिर प्रिकॉशंस क्या होते हैं, प्रिकॉशंस बेसिकली ऐसा है कि कोई ज्यादा ऐसे देयर इज नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशन। जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको कोई चीज सावधानी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद जा रहे हो, पर सेकेंडरी डेटा आप यूज कर रहे हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए कि सोर्स रिलायबल है या नहीं है, उन्होंने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की या नहीं की। तो यानी वहां पे देखना पड़ता है कि जो सेकेंडरी डेटा का इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर केयर और कॉशन से यूज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जैसे है तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा में तो वेबसाइट खोल के नजर मार लो, बात खत्म हो जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्रिएट नहीं करना पड़ता। ये टेबल याद है, ये याद हो जाएगा, ऊपर वाला याद है तो ये तो अपने आप बन जाता है, ये सब याद अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक करोगे ना 2-3 बार हो जाएगा। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 6 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कि मैंने खुद जाके जो है पूछ लिया, एक होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, किसी और से ओरली पूछा है, तीसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे जो प्रेजेंट लोग थे उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, चौथा टेलीफोन करके पूछ सकता हूँ, पांचवा मेल कर सकता हूँ क्वेश्चनियर को, और छठा क्वेश्चनियर ही लेकिन इन्यूमरेटर भरेंगे।
मेल में खुद भरना पड़ेगा और इन्यूमरेटर जब भरेंगे तो वो खुद आएगा और जैसा जैसा उसमें लिखा है वैसा पूछ लेगा क्या ऐसा है ऐसा है ऐसा है और वो सब कलेक्ट हो ऐसा जाएगा। है ना, जो अभी गवर्नमेंट का ये सबके एग्जाम तो छठा वाला है ऐसा। अब एक एक को देखते हैं, एक एक के ऊपर थियरी है बस इसमें ज्यादा और ऐसे कुछ खास बात जो है वो नहीं है। देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं, इस मेथड में क्या होता है इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के साथ कांटेक्ट करता है, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करता है और डेटा को कलेक्ट करता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जगह पे पर्सनली जाता है, सारे रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट करता है, उनको कन्विंस करता है कि आप इंफॉर्मेशन दो। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर या इंटरव्यूअर है ना उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अगर क्वेश्चनर अगर रिस्पोंडेंट को कोई भी क्वेरी है कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों हो रहा है या फिर इसके पीछे कारण क्या है तो उसकी किसी भी क्वेरी को आंसर कर सके ऐसा। और इंटरव्यूअर जो होता है ना वो रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आपका आंसर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा एक्सपेंड करो। तो और विजुअल रिएक्शन रिस्पोंडेंट के ये भी हम लोगों को सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो किस तरीके से बता रहा है, उससे भी समझ आता है उसका रिएक्शन देख के कि कोई चीज कितनी सीरियस थी या नहीं थी ऐसा। कि जैसे रिया को जो कि क्लास 11 की बच्ची उसको पता करना है कितने स्टूडेंट उसके स्कूल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं, तो एक एक को जाके पूछ रही है फेस टू फेस और उनके सबके आंसर वो नोट डाउन कर रही है। तो ये क्या है डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड कब कलेक्ट करना सूटेबल है, सूटेबिलिटी समझते हैं ना। एवे तो अब जैसे मोदी को अगर डेटा कलेक्ट करना है वो एक एक को जाके खुद जाके नहीं पूछेगा ना, तो मतलब खुद जाके कब पूछते हैं खुद जाके कब नहीं पूछते हैं इसके पीछे की सूटेबिलिटी क्या है। जब इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में कलेक्ट करनी होती है तब हम लोग डायरेक्टली इस मेथड का यूज करते हैं यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं। और जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी लिमिटेड होता है। तब बहुत बड़े एरिया में एक एक जगह पे एक एक जन से जाके पूछना लॉजिकल बात नहीं है। तो दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो लिमिटेड हो और नेचर ऑफ इंक्वायरी थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है ना तब भी कि मतलब जो बात आप पूछ रहे हो थोड़ी पर्सनल है बाहर नहीं निकले ऐसी है तब भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसके लिए तो भी आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। और व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी कि जहाँ पे कांड हुआ है वहां पे ही जाके पूछना है, ओरिजिनलिटी पे बहुत ध्यान देना है कि डेटा एकदम ओरिजिनल ही रहे तो आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये मेथड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कब देती है जब हम लोगों को जगह बहुत छोटी हो और मुझे बहुत डिटेल में चीजें पता करना हो तब। तो इसके फायदा क्या क्या है, मेरिट यानी एडवांटेज क्या है इस मेथड के। तो सबसे पहला है ओरिजिनलिटी, जो डेटा कलेक्ट करते हैं एकदम ओरिजिनल होता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा रिलायबल और एक्यूरेट है क्योंकि ये मेथड में हम लोग खुद ही जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो डेटा होते हैं ये बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल होते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ये मेथड बहुत इलास्टिक है एक्चुअली, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना वो क्वेश्चन भी अपना चेंज कर सकता है, ऐसा फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन सबसे पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने क्वेश्चन भी चेंज कर सकता है और अलग अलग इंफॉर्मेशन सिचुएशन की नीड के हिसाब से जो है वो उससे पूछ सकता है। यूनिफॉर्मिटी, जो भी है भाई डेटा का कलेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म डेटा जो होता है कलेक्शन होता है। यूनिफॉर्मिटी जो होती है ये मेथड प्रोवाइड करती है क्योंकि हम जा जाके पूछ रहे हैं तो हमको एकदम यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी मिल जाती है, अदर इन्फॉर्मेशन कि भाई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाती है जिसकी वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी। और छठा, हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए मेथड सूटेबल है, भले ये पर्सनल क्वेश्चन हो, भले कोई रिलीजियस क्वेश्चन हो, भले कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन हो, हर एक के ऊपर जो है हमारे पास ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हम लोग सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अगर कोई एम्बिग्विटी है कोई क्वेश्चन में मतलब बायसनेस दिख रहा है फिर कोई कंफ्यूजन आए क्वेश्चन में अगर तो वो भी हम लोग जो है इन्वेस्टिगेटर क्लैरिफाई कर सकता है। लेकिन इसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है कि बड़े एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये डेटा कलेक्ट करना है बहुत बड़े एरिया से तो फिर जो है ये सही नहीं है, बहुत सारे रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यानी कि सेकंड पॉइंट एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, खर्चा भी बहुत है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है अगर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज है। फिर प्रिजुडाइज हो सकता है कि भाई थोड़ा सा बायसनेस जो है इन्वेस्टिगेटर दिखा सकता है डेटा के कलेक्शन में कि शायद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद उसके फेवर में ना हो वो लिख ही नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई वो रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस करे और जो है थोड़ा सा इनकरेक्ट डेटा जो है कलेक्ट करे। जैसे कि नॉर्मली सुपरविजन जब होता है, जैसे कि कोई अगर पेपर का सुपरविजन है बोर्ड्स वगैरह में तो तुम लोग 12th बोर्ड्स देने वाले हो तो तुम्हारे सुपरविजन समझ लो अगर इको का पेपर है ना तो कभी भी सुपरविजन में इको का टीचर नहीं आएगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट का ही टीचर आएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल प्रेजुडाइज कर सकता है, तुमको थोड़ा हेल्प आउट कर सकता है। तो ऐसा कुछ ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया प्रेजुडाइज का। तो इन्वेस्टिगेटर जो है ना थोड़ा बहुत वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा बहुत बायसनेस उसमें दिख सकती है और जो आदमी जा रहा है वो भी बहुत ट्रेंड होना चाहिए।
ऐसे किसी को नहीं मिल सकते, ट्रेंड आदमी होना चाहिए, यानी ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए। यहाँ पे पर्सनल का मतलब होता है जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है वो, ये पर्सनल उसको बोलते हैं। तो ये जो पूरे मेथड का सक्सेस है इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हो, अनबायस्ड हो, वरना जो डेटा कलेक्ट किया वो बेकार है। तो प्रिकॉशन क्या है, इसके क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक से वेल वर्स होना चाहिए, उसका गुड टेम्परामेंट होना चाहिए। सामने वाले नंग आदमी भी आ सकते हैं जो एकदम कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपका टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसको जो है वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज भी फैमिलियर होना चाहिए। जिस जगह पे वो जा रहा है डेटा कलेक्ट करने, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब उसको अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन एकदम स्ट्रेट, सिंपल और अनएम्बिगुअस क्वेश्चन पूछे कि भाई कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके का सवाल ना पूछे, सिंपल भाषा में पूछे, ऐसा। तो यानी कि ये इन्वेस्टिगेटर में क्वालिटीज होनी चाहिए और कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर। ये हमारे हर एक टॉपिक में एक्चुअली जो है ना मेरिट, डीमेरिट, प्रिकॉशंस और जो ऊपर हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, सूटेबिलिटी, ये सब हमें हर एक मेथड का पता होना चाहिए। अब ये जो है इतना याद तो देखो होता नहीं है, तो थोड़ा तो मन से ही बना के हम लोग लिखते हैं, पर 4-5 बार याद करोगे ना तो कुछ सिमिलर पॉइंट्स मिल जाएंगे। टाइम को लेके जो है मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेटर को लेके मिल जाएगा, एरिया को लेके मिल जाएगा, ये सारे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं हर एक मेथड में जो तुम बना सकते हो। फिर आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो है मैं डायरेक्ट उस पर्सन से जाके नहीं पूछूंगा, मैं थर्ड पार्टी को अप्रोच करूंगा जिसको भी जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से। तो यानी जो विटनेस होते हैं बेसिकली उन लोगों से हम जाके पूछते हैं। ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत लार्ज हो और जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना वो थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कुछ पूछना है, तुम लोग को ऐसे मुझे आंसर दे रहे हो पर एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोग थोड़े से आंसर मुझे नहीं दे पा रहे हो या फिर तुम देना नहीं चाहते हो, तो मैं फिर तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं क्या करूंगा, इससे पूछूंगा। इसके साथ वो चीज नहीं हुई है, तुम्हारे साथ वो चीज हुई है, लेकिन इसने विटनेस किया है। तो यानी कि ऐसा भी जो है हम लोग करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी से भी पूछ सकते हैं, कब, जब एरिया बहुत लार्ज और थोड़े से रिस्पोंडेंट जो है वो रिलेक्टेंट होते हैं कोई पर्टिकुलर पार्ट को लेकर। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, छोटी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाता है इन्वेस्टिगेशन को लेकर और वो जो है अलग अलग लोगों से पूछ लेता है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले आजू बाजू सबसे पूछने लगते हैं ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपने क्या देखा आपने क्या देखा। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे जाके पूछेंगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, समझे पहला वाला मेथड। तो ये है, ये इंक्वायरी यूजुअली पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है और जो गवर्नमेंट उनको कमेटी अपॉइंट करती है वो लोग भी कंडक्ट करते हैं। कि सपोज हम लोग को पता करना है कितने जो बच्चे हैं वो कॉलेज में स्मोक करते हैं, तो पर्सन इन्वेस्टिगेशन तो बता नहीं सकते, बच्चे तो हाइड कर लेंगे कि भाई स्मोक नहीं करते। तो ऐसे केस में हम लोग जो है उनके पास के लोग, फ्रेंड, टीचर, रिलेटिव, नेबर, इनसे पता करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता करेंगे। तो ये मेथड सूटेबल कब है, जब जो हमारे इन्फॉर्मेंट है, जो मेन इन्फॉर्मेंट है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देना नहीं चाहते हैं, या तो उनकी इग्नोरेंस की वजह से, या तो उन लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, या तो उन लोगों को देना नहीं है। दूसरा ये मेथड कब सूटेबल होता है, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। तीसरा कब भी सूटेबल होता है, जब बहुत सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें गैदर करनी होती है तब। और चौथा ये कब होता है, जब इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपर्ट की भी ओपिनियन लगती है ना, तो एक्सपर्ट लोगों को भी जाके हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। समझे? मेरिट क्या है, वाइड एरिया कवरेज हो सकता है। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा ना तब हम आराम से जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल है, ये इन टाइम्स ऑफ मनी, टाइम और मैन पावर जो है थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है, उसके जितना महंगा नहीं होता है। फिर फ्री फ्रॉम बायस, भाई आजू बाजू के लोगों से पूछ रहे हो तो जो इस सिचुएशन को लेके अवेयर है, तो इतना ज़्यादा बायसनेस जो इसमें नहीं होता और एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमें मिल जाता है। हम लोग एक्सपर्ट का ओपिनियन भी देख सकते हैं तो वो भी हमें मिल सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन। पर डीमेरिट इसके ज़्यादा है कि एक तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जो रिजल्ट है ना ये इरोनियस हो सकता है। इरोनियस मतलब कि थोड़ा सा इनकरेक्ट टाइप हो सकता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आया है ये दूसरे लोगों से आया है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। दूसरा लैक ऑफ एक्यूरेसी है, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में इसमें जो है डेटा थोड़ा सा लेस एक्यूरेट रहता है। फिर पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, अगर विटनेस जो है वही प्रेजुडाइज निकला, वही बायस निकला तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इसके डीमेरिट ये है कि भाई इन्फॉर्मेंट इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बस इन्फॉर्मेशन जो है देने के लिए दे रहे हैं, फिर इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली भी वो भी वेग और अनरिलायबल होगी। और यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यहाँ पे अलग अलग लोगों से पूछ रहे हो ना कोई पर्टिकुलर केस के बारे में, तो सबके रिव्यू अलग अलग होने वाले, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये होमोजीनियस नहीं होते, कंपेरेबल जो है वो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स पूछ रहा हूँ मैं किसी बच्चे के, तो उसके मम्मी से भी पूछ रहा हूँ, पापा से पूछ रहा हूँ, बाजू वाले से भी पूछ रहा हूँ, सबके 1-2% अलग अलग हो सकते हैं ना, तो होमोजीनियस नहीं है, कोई भी इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो जब आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना तब आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ विटनेस अच्छे खासे होने चाहिए, तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर 2 ही विटनेस है तो दोनों की क्या बात करें,
तो जो विटनेसेस भी है वो नंबर उनके ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसे ही विटनेस को सिलेक्ट करो जिनके सफिशिएंट नॉलेज हो कोई इन्वेस्टिगेशन को लेके। और इन्वेस्टिगेटर जो है ना उसको किसी की बात को पूरा नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए और कंप्लीटली बिलीव भी नहीं करना चाहिए। मतलब किसी की बात है झूठ बोल रहा है ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसा मतलब 10 जनों ने कोई एक बात बोली, एक जन ने दूसरी बात बोली, तो वो उसकी बात पूरी गलत है ऐसा ही मत मानो और उसकी बात पूरी सही है ऐसा ही मत मानो। और ना ही 10 जनों की बात पूरी सही है ऐसा मानो, गलत ऐसा मानो। तो जो इन्वेस्टिगेटर है ना उसको किसी की बात को पूरा डिसबिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब उसको कंप्लीटली बिलीव भी नहीं करना चाहिए और बिलीव करना भी नहीं चाहिए और किसी की बात को इनकार भी नहीं करना चाहिए। और एफर्ट लगाना चाहिए कि भाई जो है हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि भाई एक्यूरेट है या नहीं है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंटरव्यूअर जो है ना वो सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। मतलब कि इंटरव्यूअर और विटनेस दोनों ही मिले हुए निकले तो कोई भी खैर बात ही नहीं है। तो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो भी जो है उसके अप्रोच में जो है इंटरव्यूई जो विटनेस है उसके हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए अपना। यानी कि जो इंटरव्यूअर है वही विटनेस के प्रिजुडाइज के फेवर में ना हो या फिर जो चीज डेटा कलेक्ट करने इंटरव्यू जा रहा है वो उसी के अगेंस्ट में ना हो। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके कुछ का डिफरेंस है, बहुत आसान है, तुम लोग कर सकते हो। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, इसमें क्या होता है लोकल एजेंट या करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो जाके डेटा कलेक्ट करेगा। ध्यान देना, हम लोग खुद जा रहे थे डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पे लोगों को अपॉइंट करते हैं, ट्रेन करते हैं और वो जाके जो है कलेक्ट करता है। तो एजेंट और करस्पॉन्डेंट जो है वो अपने तरीके से अपने मेथड से डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो इन्वेस्टिगेटर तक डेटा को पहुंचाता है। तो ये जो मेथड है डेटा का वो प्राइमरी डेटा ही है क्योंकि हम लोग जो है अलग अलग जगह से हमारा बंदा ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन को ऐसा। और ये मेथड जो है ये न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल जो होते हैं ना, जो साप्ताहिक वो होते थे, साप्ताहिक करके एक पेपर होता था जो हर हफ्ते आता था, पूरे हफ्ते का। हाँ, तो ऐसे साप्ताहिक आती थी पहले न्यूज़पेपर के साथ साथ उसमें हफ्ते भर का ऐसे जरूरी जानकारी रहता था। तो यानी कि उसको पीरियोडिकल बोलते हैं, जिसमें वीकली इन्फॉर्मेशन का एक पेपर आता है वैसा। तो उसमें पॉलिटिक्स, बिजनेस, प्राइस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल आउटपुट, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो डिमांड फोरकास्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो करस्पॉन्डेंट क्या करते हैं, आजू बाजू में जाके पूछते हैं कि कौन सा क्वालिटी का कपड़ा अच्छा है, कितना क्वांटिटी लोग परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हर महीने कितनी आपका कपड़ा बिकता है, ये सब पता करते हैं और ये डेटा इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं। जब हमें रेगुलर कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तब ये करना। अब हम खुद बार बार नहीं जा सकते एज एन इन्वेस्टिगेटर, तो रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या कर लेने का, लोगों को, एजेंट को या किसी भी ऐसे बंदे को क्या कर लेने का, करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर लेने का। और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो ना तब भी लोगों को अपॉइंट करके भेजो। और जहाँ पे बहुत डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती ना वहाँ पे करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम खुद नहीं जा रहे हो ना, तुम किसी बंदे को भेज रहे हो, तो थोड़ा बहुत बायसनेस तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए तो आप ये चीज करना। और अगर थोड़ा सा भी एक्यूरेसी इसमें हाई चाहिए, हल्की सी इसमें हाई चाहिए तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करो, और ज्यादा चाहिए तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन करो ऐसा। तो इसका मेरिट क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सकता है और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और थोड़ा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है तुम बोलोगे सर लोग तो अपॉइंट किए हैं लेकिन बहुत बड़े एरिया से इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, तुम खुद इतने बड़े एरिया में जाते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने तो कितना खर्चा होता, और तुमने लोग को अपॉइंट कर लिया जो उसी एरिया में रहते हैं काइंड ऑफ, तो तुमको फोन पे मैसेज पे डॉक बना के भेज देंगे जो भी है। तो ऐसे इकोनॉमिकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। और कोई स्पेशल पर्पस के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर वालों को, पुलिस वालों को, मतलब ये जो है पुलिस नहीं सॉरी न्यूज़पेपर वालों को खासकर इन लोगों को काम लगता है ये। और कंटिन्यूटी, अगर रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट है, पर ओरिजिनलिटी नहीं होती है क्योंकि हम खुद जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ओरिजिनल नहीं है। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी। ओरिजिनलिटी से क्या फर्क, वो तो एक होता है ना, वो बंदा कोई गया ही है, उसने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चेंज कर लिया हो तो अपने हिसाब से, इसीलिए वो ओरिजिनल नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे भी देखो, अब तुमने देखा यूनिफॉर्मिटी वाला पॉइंट कितना आ रहा है, तो सिमिलर पॉइंट बात है ओरिजिनलिटी और फिर यूनिफॉर्मिटी, प्रिजुडाइज के ऊपर, टाइम के ऊपर, डेटा के एक्यूरेसी के ऊपर, ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर पॉइंट्स हर एक मेथड में बनते हैं। तो तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम भी बना सकते हो। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है क्योंकि अलग अलग करस्पॉन्डेंट अगर डेटा कलेक्ट करके दे रहे हैं, समझ लो कपड़े का ही सेल के ऊपर अलग अलग इन्फॉर्मेंट का अलग अलग डेटा है, रिस्पॉन्डेंट का करस्पॉन्डेंट का, यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। थोड़ा पार्शियलिटी हो सकता है कि भाई करस्पॉन्डेंट बायस हो तो पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई नहीं होती है, मतलब कि जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है क्योंकि हम लोग जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, सामने वाला बंदा कलेक्ट कर रहा है। और टाइम कंज्यूमिंग तो है भाई, इन्फॉर्मेशन इतनी जगह से कलेक्ट करना।
तो प्रिकॉशंस क्या है इसके? प्रिकॉशंस है कि भाई आप जो भी करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर रहे हो ना, तो उसको सारा कुछ पता होना चाहिए कैसे क्या करना है क्या नहीं, और करस्पॉन्डेंट खुद भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट अच्छे खासे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, वरना ये मेथड का यूजफुलनेस नहीं रहेगा। और करस्पॉन्डेंट या इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने खुद के ओपिनियन का यूज कम करे तो बेहतर है, और उन लोगों से जिन लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनकी बातें बताए तो ज्यादा बेहतर है। और करस्पॉन्डेंट जो है एजुकेटेड होना चाहिए और फेमिलियर होना चाहिए प्रॉब्लम के साथ। क्लियर है? स्पीड बराबर है? इन टॉपिक को ज्यादा खींच के तो क्या ही मतलब है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये वो फोन आता है ना एसबीआई बैंक से, क्या आपको लोन लेना है, हमारी बैंक ऐसा ऐसा लोन प्रोवाइड कर रही है, तो टेलीफोनिक सर्वे कि इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, आप एक इंटरव्यू कर लेते हो, टेलीफोन के ऊपर ही इंटरव्यूअर्स है। तो टेलीफोन इंटरव्यू बहुत बेटर है बहुत सारे केस में। अगर रिस्पोंडेंट जो है वो कोई सर्टेन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में वो दे देते हैं, ओपन में नहीं दे रहे तो पर्सनल इंटरव्यू में कॉल वगैरह पे दे देते हैं, तो ऐसे बेटर रहेगा। और जैसे बहुत सारे शोज होते हैं टेलीविजन में, वो टेलीविजन में पोल कंडक्ट करते हैं, तो पोल भी जो कंडक्ट होते हैं ना, पोल समझते हो ना तुम लोग, ऐसे यूट्यूब वाले भी ऐसे पोल कंडक्ट होते हैं थोड़े बहुत ऐसे, तो जो पोल कंडक्ट होते हैं तो वो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू जैसा ही हुआ। और यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट थोड़ा कम रहता है क्योंकि लोग जो है पहले ही थक जाते हैं, या तो उठाएंगे नहीं एसबीआई का देख के, तो रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे क्या है? कम है कि भाई एसबीआई का फोन देखकर या तो उठाया नहीं, या तो उठाया तो बात करते करते इंटरेस्ट जो है लोगों का कम हो जाता है, 2-3 सवाल पूछो तो लोग बोर हो जाते हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोग जो है इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते। सुटेबिलिटी कब है कि रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन का कनेक्शन होता है तब। अब मेरे को गांव का बारे में पता करना है तो वहाँ पे टेलीफोन नहीं है, तो खुद ही जाना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा। तो रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन कनेक्शन होता है तब ये मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर जल्दी कम टाइम में डेटा कलेक्ट करना है तो भी ये मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? वाइड एरिया कवर हो सकता है, भाई यहाँ से अमेरिका का भी डेटा पता कर सकता हूँ, और इकोनॉमिकल है, पैसा कम लगता है और टाइम कम लगता है, और लोग भी नहीं लगते, फोन करके पूछ लो, डाउट क्लियर कर सकते हो, बेसिकली लोगों को मदद भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं इसीलिए। पर डिसएडवांटेज क्या है इसका कि भाई लिमिटेड यूज है, ये जो है ना लोगों के पास जिनका टेलीफोन नहीं है वहाँ पे हम लोग जो है इसको यूज नहीं कर सकते, और विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं है। जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट में और करस्पॉन्डेंट में हमारा ही एक आदमी या हम खुद ही जो है सामने वाले के विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जिससे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, वो ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो जो विजुअल रिएक्शन है वो हम नहीं दे सकते। तो ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टिगेटर जो है खुद को थोड़ा पोलाइटली और क्लियरली इंट्रोड्यूस करे, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो छोटे, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, और रिस्पोंडेंट जो है उनको समय देना है आंसर देने के लिए। ऐसा नहीं फटाफट क्वेश्चन बोल दिया वो आंसर नहीं दे रहे, तो यानी कि समय देना है उसको, और आंसर्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना और एक्यूरेट वे में रिकॉर्ड करना, और कॉन्फिडेंट जो रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं इसको, तो वो जो है मेंटेन रखना रिस्पोंडेंट की, कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऐसे आप सबको बांटते मत फिरना। क्लियर हुआ? ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की सारी मेथड है। फिर पांचवी आती है मेल्ड क्वेश्चनर इन्फॉर्मेशन मेथड। हमारे एक्सेस को क्वेश्चनर ही बोलते थे, क्वेश्चनर ही बोलते थे, पता नहीं क्या था, पर हम तो नॉर्मली क्वेश्चनर, मैंने गूगल किया तो बहुत पहले तो क्वेश्चनर बोलते हैं लोग, तो हम तो क्वेश्चनर बोलते हैं। तो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर बना रहा है, क्वेश्चनर समझते हो ना, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक पेज में या कुछ में, तो हाँ, तो क्वेश्चनर बना रहा है, सर्वे टाइप बना रहा है, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन करता है उसके रिलेटेड, पर्टेनिंग टू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वो जो क्वेश्चनर होता है उसको रिस्पोंडेंट को भेज देता है एक कवरिंग लेटर के साथ, और वहां से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और उस क्वेश्चनर में जो होते हैं ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है, और फिर जो है वहाँ पे जगह होती है खाली और ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे आंसर लिखने के लिए, और यूजुअली एक सेल्फ एड्रेस टैग जो एनवेलप होता है ना, वो सेल्फ एड्रेस टैग वहाँ पे लगाया होता है कि वापस क्वेश्चनर जो है वो उससे रिटर्न हो जाए, वो लोग जो है सेल्फ एड्रेस टैग लगा देते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग जगह पे क्वेश्चनर भिजवा दिया, लोगों ने आंसर करके जो है वापस से मेल बॉक्स में डाल दिया ना, तो पोस्ट ऑफिस वाले वो स्टैम्प देख के समझ जाते हैं कि इसको कहाँ पे लेके जाना है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एड्रेस स्टैम्प होता है, वो एनवेलप वैसे यूज करते हैं। और रिस्पोंडेंट जो है ना उनको भी एश्योरेंस दिया जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन को दी है उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और ये मेथड जो है रिसर्च वर्कर या दूसरे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसी जो है वो यूज करते हैं। आजकल के टाइम में मेल क्वेश्चनर तो नहीं, पर ऑनलाइन सर्वे, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ये ज्यादा पॉपुलर है। ये मेथड कब यूज करेंगे, देखो मुझे नहीं लगता कि दोनों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आएगा।
पहला तो भाई जगह ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा रिस्पोंडेंट जो है लिटरेट होने चाहिए, थोड़ा कोऑपरेटिव होने चाहिए। अब जिनको लिखना नहीं आता, इंग्लिश रीड करनी नहीं आती, लैंग्वेज रीड करना नहीं आता है, तो वो लोग आप क्वेश्चन भेजोगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे और रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि लिटरेट होने चाहिए रिस्पोंडेंट भी थोड़े से। फायदा क्या है, अच्छा खासा एरिया कवर कर सकते हो कि भाई अगर आपको अच्छे खासे एरिया में इंक्वायरी करनी है ना तो आप ये कर सकते हो। और जो रिमोट एरिया है वहां तक पहुंचने के लिए ओनली मेथड है, जो एकदम बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया, वहां पे ये एक इकलौती मेथड है जो इजीली आप पहुंच सकते हो। इकोनॉमिकल भी है क्योंकि समय कम, पैसा कम और लेबर जो है कम लगते हैं। आपको सिर्फ पोस्ट का पैसा देना है, एक जन को भेजने का पैसा नहीं देना है। ओरिजिनल रहेगा क्योंकि भाई उन्होंने लिखा और अपने पास आ गया, तो इसमें ओरिजिनलिटी मेंटेन रहती है। फ्री फ्रॉम बायस भी है क्योंकि उन्होंने लिखा, हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया, तो बायसनेस जैसा कुछ है ही नहीं। इन्फॉर्मेशन, डेटा को मैनिपुलेट करने वाली कोई बात ही इसमें नहीं है। और सिक्रेसी मेंटेन रहती है, मतलब ये मेथड सूटेबल होता है सेंसिटिव क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे हम लोगों को जो है ये क्या है, एनोनिमिटी क्या बोलते हैं इसको, कोई नाम नहीं रहता, इसीलिए मतलब उसमें लोगों को अपना नाम नहीं देना होता लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वहाँ पे वो अपने मेंटेन करके रखते हैं। डीमेरिट क्या है, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। अगर रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है, लिटरेट है, तभी जो है हम लोग जो है इसमें काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और थोड़ा एक्यूरेसी, प्रिसीजन जो है ना वो यहाँ पे कम होता है।